जय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। मैंने शुरू की है आपके लिए आधुनिक भारत की एक सीरीज और आज उसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10। क्या है इस लेक्चर में? 1813 का एक्ट, जिसके द्वारा आप देखेंगे भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा परिवर्तनशील प्रभाव देखने को मिलता है। और उसको शुरू करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, क्योंकि आगे हम उसको खास तौर पे देखने वाले हैं। जैसे इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी, जैसे प्राच्यवादी विवाद और पाश्चात्यवादी शिक्षा को लेकर जो बवाल हुआ था वो क्या था, और इस तरीके से आप देखेंगे पहली बार कौन सा ऐसा एक्ट है कि भारतीयों को शिक्षित करने के 1 लाख रुपए सालाना दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा का जनक भारत में कौन है, कौन सा ऐसा वायसराय है जिसने भारत में बाध्य कर दिया था क्या कि अगर आपको प्रतियोगिता एग्जाम देना होगा किसी भी तरीके का तो उसमें इंग्लिश माध्यम होना कंपलसरी होगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आज हम खत्म करेंगे 1813, और आप जानेंगे भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में भी। तो यहाँ आप देखेंगे 1813 का एक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको अलग से आपके लिए लिखा और इसको थोड़ा सा हम समझेंगे एक ग्राफ से, और उसके बाद हम खत्म करेंगे इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए क्या आपको ये दिख रहा है? आज मैंने आपसे कहा कि 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट। चलिए पहले हम इसको आगे चल के समझेंगे दोस्तों। इस ग्राफ को पूरा वो स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका मिलेगा। अभी फिलहाल मैं आपको अपने हिसाब समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? ये कि क्या था असल में ये 1813 का एक्ट। देखो दोस्तों, टॉपिक क्या है, ठीक है? ये वो जमाना है जब ब्रिटेन में आप बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ एक चीज, क्या? औद्योगिक क्रांति का असर देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या ज्यादा होगा जरा सोचो, विनिर्माण उद्योग होंगे कि नहीं होंगे, यानी सामान बनेगा, प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। और इस उद्योग सिर्फ एक कंपनी थोड़ी लगे रहेगी, बहुत सारी कंपनियां आएंगी। आप देखेंगे एक कंपनी नहीं काम कर रही, इसमें ढेर सारी कंपनियां काम कर रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक चीज आ गई है दोस्तों, क्या आ गया है? कंपटीशन, है ना? पहले एक ही दो कंपनियां काम कर रही थी, अब तो बहुत सारी कंपनियां सामान बना रही है। और सब कंपनियों को क्या चाहिए भैया? सब कंपनियों को चाहिए अपने सामान को बनाने के लिए, अपने सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, बोले तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। और सामान बना के क्या रख लोगे? नहीं भैया, उसको बेचना भी तो है। और बेचने के लिए क्या चाहिए आपको? मार्केट चाहिए, एक बाजार चाहिए। तो कंपटीशन तो बढ़ ही चुका है, और कोई एक कंपनी हमारे यहाँ शासन भारत में कर रही है और वही सामान बेच रही है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1813 में भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या हो रहा है, औद्योगिकरण का प्रभाव ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है। निर्माण उद्योग बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, कंपनियों में कंपटीशन बढ़ रहा है, सामानों की मात्रा तो बन ही रही है, प्लस उसके लिए रॉ मटेरियल का भी कंपटीशन बढ़ेगा कि हमें भी रॉ मटेरियल चाहिए, प्लस हमें मार्केट भी चाहिए। परिणाम रहा कि कंपटीशन बढ़ने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार जो दिया गया उसे खत्म कर दिया जाए। इसका प्रभाव, इसका प्रेशर बन रहा है, किसके ऊपर बनाया जा रहा है? किसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? ब्रिटिश सरकार के ऊपर। क्या कहा जा रहा है? भैया इनका एक अधिकार खत्म करो। परिणाम रहा 1813 में क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी उसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। एक अधिकार को पूर्ण रूप से नहीं खत्म किया गया। इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन आ चुका है कई बार। क्वेश्चन है कि कंपनी का एक अधिकार पूर्ण रूप से कब खत्म किया गया? तो मैंने यहां पूर्ण रूप की बात ही नहीं की, मैंने तो बोला एक अधिकार खत्म किया। तो भैया अंतर क्या है दोनों में? अंतर है दोस्तों, 1813 के एक्ट में केवल एक अधिकार खत्म किया गया है, यानी कि अभी भी कुछ काम तो ये अकेले ही कर रही है, लेकिन हाँ वो सब काम ये अकेले नहीं करेगी। यानी वो कौन से 2 अधिकार थे? एक तो चाय का व्यापार ये अभी भी अकेले ही करेगी, कोई और इसमें टांग नहीं अड़ाएगा। दूसरा जो चाइना से व्यापार हो रहा था वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। मगर 20 साल के बाद 1833 में यही पर कंपटीशन और बढ़ जाता है, और एक जमाना ऐसा आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है। मतलब ये भी चीजें उससे छीन ली जाती। तो अब दोस्तों समझ में आया कि कब खत्म हुआ था एक अधिकार? 1813। लेकिन पूर्ण रूप से कब खत्म हो रहा? 1833। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो ये तो आपको समझ में आ गया। अब जरा सोचो कि कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तुमको तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। और अंग्रेज तो यही सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही आसानी से कहा कि भैया ऐसा है, अगर हमें मार्केट बनानी है, रॉ मटेरियल उनसे लाना है, तो पहले तो उनको ये रॉ मटेरियल को उस लायक रखो ही मत, उस लायक रखो ही मत। सूती उद्योग खत्म कर दो तो सूत अपने आप कपास बचा रहेगा, हमें देंगे सस्ते में, झक मारे कहां जाएंगे भाई? इसी तरीके से मार्केट हम बनाएंगे इनको। ये धोती पहनते हो, हमारे तो धोती बनती नहीं, हमारे यहाँ बनता है जींस, ये जींस पहनेंगे। कैसे पहनेंगे? हम देंगे उनको दिमाग, और वो भी कैसी शिक्षा?
आधुनिक शिक्षा। जब हम शिक्षा उनको आधुनिक देंगे, सब कुछ उनका पैटर्न ही बदल देंगे हम, तो अपने आप हमारी डिमांड बढ़ जाएगी हमारे सामानों की। और जो शिक्षा को नहीं पढ़ता होगा, पढ़ाई लिखाई से प्रभावित नहीं होगा, उसको हम उसके कल्चर से प्रभावित कर देंगे। बोले तो भैया धर्म तो मानता ही होगा, ये तो सबके रगों में बसा हुआ है, हम इसमें परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा चेंजमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो हमारी बातें मानेंगे ये लोग। इसका मतलब ये हुआ कि 1813 का जो एक्ट है, इसमें पहली बार एक घटना घटी दोस्तों। क्या घटी, जरा देखो, शिक्षा के लिए टारगेट बना दिए ना, तो 1 लाख रुपए उस जमाने में सालाना देने की बात बोल रहा है कौन? ब्रिटिश सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि भारतीयों को क्या कर दिया जाए, शिक्षित किया जाए। उसके लिए कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए। अब इसमें बड़ा बवाल चला भैया, यही मैंने शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन भी यही से पूछे जाते हैं। देखिए, ये तो ठीक है कि पहली बार 1 लाख रुपए कब दिया गया था, तो वो दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1813 के एक्ट में। क्वेश्चन ये फंस रहा है कि भैया सरकार की नीति क्या रहेगी इसको लेकर के। सरकार को लेकर के क्वेश्चन उठ रहा है कि भैया सरकार खुद भारतीयों को शिक्षित करे, प्रत्येक भारतीय को डायरेक्टली क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्या करे, शिक्षित करे, खुद ठेका ले ले सरकार, इंग्लिश सरकार, ब्रिटिश सरकार। दूसरा इसी में था सरकार की भूमिका को लेकर के कि ऐसा कर ले, डायरेक्टली ना करें, हम डायरेक्टली ना करें, सरकार हर किसी को डायरेक्टली शिक्षित ना करे, बल्कि केवल कुछ वर्ग को पकड़ ले, हाई क्लास सोसाइटी वगैरह को पकड़ ले और इनको शिक्षित करे, बाकी ये फिर धीरे धीरे अपने नीचे के लोगों को शिक्षित करेंगे। जो ये थ्योरी थी, समझ में आ रहा है? देखो फिर से समझो इसको थोड़ा सा, यही तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा सा। मैं क्या कह रहा हूं मान लीजिए आपने हाई क्लास से कुछ लोगों को पकड़ा, एक इंसान को पकड़ा, आपने उसको शिक्षित कर दिया। नीचे तो भैया और लोग भी हैं, लेकिन आपने इनको नहीं शिक्षित किया, आपने इनको शिक्षित, एक इंसान को शिक्षित किया। अब ये इनको शिक्षित करेगा, ये इनको ऐसे शिक्षित कर रहा है, फिर ये बाकी जाकर के औरों को शिक्षित कर रहे हैं। छन करके जा रही कि नहीं, छन करके जा रही शिक्षा की नहीं। इसी को थ्योरी को कहा गया इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या कहा गया दोस्तों? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। अच्छा भाई, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, तो कौन सा विवाद इसमें सुलझ गया? देखिए जरा, कौन सा विवाद सुलझ रहा है? यानी इन्हीं की बात आगे चल के मान ली जाएगी, सरकार इन्हीं की बात मानेगी, कारण पैसा है पहली बात तो थोड़ा, और मैंने आपको पहले ही बताया था ये है बिजनेस के लिए, ना कि हमारा विकास करने के लिए। तो ये क्यों इतना टेंशन लेंगे, क्यों इतना ठेका लेंगे? ये ठेका तो दूसरों को ही देंगे। तो आप देखेंगे इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कौन सी थ्योरी आ गई दोस्तों? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। अगली चीज, इसको जो मैकाले था ना, मैकाले इसका पूछता है लागू करने वाला कौन, प्रतिपादक कौन। देखो दोस्तों, ये सब मैंने पिछले उसमें ग्राफ में लिखा हुआ, परेशान मत होइएगा, सब इसमें लिखा हुआ है, सब आपको भी बड़ा करके स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, आप ले लीजिएगा आराम से स्क्रीनशॉट। मगर समझना जरूरी है दोस्तों क्रम को। कौन है इसका प्रतिपादक? तो वही जिसका दिल है काला, बोले तो मैकाले, पहला विधिक सदस्य, और ये कानून भी बनाता है आगे चल के। भैया का मानना है कि भारतीय शिक्षा किसी काम की नहीं है, ब्रिटेन के सामने तो कोई लेवल ही नहीं है उसका। अच्छा, और मुनरो क्या कर रहे हैं उसके? ये तो है प्रतिपादक, लागू करने वाला कौन है? मुनरो। ये दो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे मैंने लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक कौन है और उसको लागू कराने वाला कौन है, ठीक। आगे चीज, अच्छा, एक तो समस्या यहां पर मैंने आपको बताई थी कि भैया दो समस्याएं थी, जिसमें से एक समस्या भी आपने देख ली। क्या देखी? सरकार का क्या योगदान होगा, किसका योगदान क्या होगा, सरकार का क्या योगदान होगा। तो इन दोनों में झंझट चला और ये जीत गए। अगली चीज, अगली समस्या का सुलझाया जाए, वो क्या था कि भैया एक काम करो, यहां तो क्लियर हो गया कि डायरेक्टली और उच्च वर्ग वाला, कि भारतीयों को उनकी शिक्षा उनकी भाषा में दिया जाए, मतलब भारतीय परंपरा को ही आगे बढ़ाएं, जो वो पढ़ते आ रहे थे वही चीजें पढ़ाया जाए उन्हीं की भाषा में और उन्हीं के लैंग्वेज में, उन्हीं के ज्ञान को, मतलब क्या ऐसा किया जाए भाषा भी इन्हीं की हो और वही परंपरागत ज्ञान जो ये लेते आते थे वही इनको दिया जाए। अच्छा, आधुनिक ज्ञान भी अगर देना है तो दीजिए, लेकिन भाषा उन्हीं की लोकल भाषा होनी चाहिए, ठीक है, वर्नाक्युलर भाषा होनी चाहिए। अच्छा, एक वर्ग यहाँ पर खड़ा है जो भारतीयों की भाषा और भारतीयों का ज्ञान और मॉडर्न ज्ञान तो देना चाहता है, लेकिन भारतीय भाषा के द्वारा, यानी ये किसको सपोर्ट कर रहा है? प्राचीन पद्धति को, हमारी जो भारतीयों की परंपरा चली आ रही थी, यानी कि प्राच्यवादी, इसको क्या कहते हो आप? प्राच्यवादी शिक्षा के सपोर्टक थे, ठीक भैया, प्राच्यवादी। दूसरा एक ग्रुप आगे खड़ा हुआ जो क्या कह रहा है? कह रहे नहीं भैया, हम इतना नहीं करने वाले, हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारा तो ये मुख्य उद्देश्य है, यानी हम पाश्चात्य शिक्षा देंगे, बोले तो पाश्चात्यवादी। अगला ग्रुप कौन तैयार हो गया?
पाश्चात्यवादी। क्या कह रहा है भैया, ऐसा है भाषा भी होगी इंग्लिश और ज्ञान भी होगा मॉडर्न, जो हम साइंस और मैथ पढ़ाते हैं वही सब चीजें होंगी। अब एक चीज इसमें जो आपको फैक्ट याद करनी थी वो क्या याद करना होता है दोस्तों, देखो ये प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी शिक्षा का बवाल चल रहा था, उसके जो सपोर्टर थे वो कौन कौन थे, उनका योगदान क्या रहा। जैसे पहले हम आपको बताना ही चाहेंगे किसके बारे में, इनके बारे में, कि कौन था सपोर्टर किसका, प्राच्यवादी शिक्षा का। प्राच्यवादी का मतलब जाने ना, जो भारतीयों की शिक्षा की तरफ से हैं कि हाँ भैया भारतीय शिक्षा जैसे चल रही थी सही चल रही थी। तो पहला नाम मैंने उसमें लिखा होगा, अब उसमें देखेंगे, जैसे प्रिंसेप है, फिर विल्सन है, वारेन हेस्टिंग्स है विल्सन है और मिंटो है, मिंटो। इसके अलावा कुछ नाम और जो पूछे जाते हैं आपसे उनके काम के बारे में। दोस्तों जानते हैं आप, एक नाम है जिसका नाम है जोनाथन डंकन। क्यों जाना जाता है ये इंसान भैया, बनारस में है ना, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कर रहा है। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कर रहा है, देख रहे हैं, संस्कृत, इंग्लिश नहीं संस्कृत। तो ये किस ग्रुप में आ गया बताइए, प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी, भारतीय परंपरा की शिक्षा की तरफ जा रहा है ना, ये उसी को सपोर्ट कर रहा है ना, बिल्कुल सही, ये है आपका इस ग्रुप में प्राच्यवादी। ठीक, इसी तरीके से डेविड हेयर का नाम सुने हैं, ठीक, और अलेक्जेंडर डफ का नाम सुने हैं। ये क्या कर रहे हैं अलेक्जेंडर डफ, हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर, कलकत्ता में। तो मतलब ये भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ ये भी भारतीय शिक्षा पद्धति को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बोले तो प्राच्यवादी ही हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो थोड़े से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जो अक्सर पूछते हैं, ज्यादा मात्रा में आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, वो यहाँ के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आधुनिक, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा ना आपसे, आधुनिक शिक्षा का जनक भारत में कौन, तो यहाँ देख रहे थे आप ना, वहां पर कौन था, वो मैकाले। वो कौन था, मैकाले। मैकाले। और इस आधुनिक शिक्षा को लागू कराने वाला कौन, भाई ये तो जनक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन लागू कराने वाला कौन है भैया, इसको लागू कराने वाला है विलियम बेंटिंग। क्यों, क्योंकि वो तो भाई गवर्नर जनरल है, तो वही तो लागू कराएगा। तो लागू कराने वाला कौन हो गया, विलियम बेंटिंग हो गया। आपसे कभी पूछा जाए कि इंग्लिश को कंपलसरी बनाया हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि भैया अगर आना है कंपटीशन में तो इंग्लिश तो बाध्य है, और अब फिर हम नहीं जानते, फिर आपकी जिम्मेदारी। तो ये किसने कंपलसरी बनाया था भैया, वो बनाया था हार्डिंग ने। अच्छा, कभी कभी कहता है ग्रामीण शिक्षा की नीति की जो सबसे पहले भारत में तैयार कर रहा है, जो दिमाग दे रहा है कि इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, तो वो इंसान कौन है, थॉम्पसन। यह सब लिखा है आगे, और यही IIT रुड़की का भी इनका संबंध इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा भैया, शिक्षा का ये विवाद आपने देखा किस तरीके से प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी चीजों में हमने देखा। औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक, उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं, औद्योगिक क्रांति हुई, विनिर्माण बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, तो रॉ मटेरियल चाहिए, मार्केट चाहिए, जिसका परिणाम रहा कि हमें उन्होंने अपने आधार पे ढालना शुरू किया। तो शिक्षा में सबसे पहले टांग अड़ाई, तो क्या किया, 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की। जब दिया 1 लाख रुपए 1813 के एक्ट में, तो क्वेश्चन ये उठा कि डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, तो जीता कौन, इनडायरेक्ट वाले, कौन प्रतिपादक, कौन उसका लागू कराने वाला। अगली चीज, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या उठा था इसमें कि भारतीयों को भारतीय भाषा में मॉडर्न ज्ञान दिया जाए, या फिर मॉडर्न ज्ञान इंग्लिश ही भाषा में दिया जाए और इंग्लिश तरीके से दिया जाए। तो इसमें कौन कौन, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, और इसका जो प्रतिपादक है और इसको जो लेके चलने वाले वो कौन है, नीचे उसके अंतर्गत उनका योगदान क्या है। अगली चीज दोस्तों, मैंने एक चीज यहाँ बताई है कि शिक्षा पे तो इन्होंने टांग अड़ानी शुरू की ही थी अपने फायदे के लिए, साथ साथ में एक और चीज में टांग अड़ाई दोस्तों, वो क्या मैंने बताया था ना, जो शिक्षा अच्छा नहीं ले रहा तो उनके लिए भी है इनके पास सिस्टम की, सब थोड़ी पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं उस जमाने में, सब थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो जब सब नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ कि भैया धर्म तो सभी मानते हैं, भारत है ना, धर्म तो सभी मानते हैं, धर्म में टांग अड़ा दो। यानी भारतीयों को ईसाई धर्म की तरफ खींचने की कोशिश की गई 1813 में। सरकार ने भेजना शुरू कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मशीनरियों को बोला कि भैया तुम जाओ और दिमाग में डाल दो उनके, अब कायदे से मॉडर्न बनाओ इनको, हमारे कल्चर को डाल दो इनके दिमाग में, ईसाई मशीनरियों को भेजना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यही चीज मैंने आपके लिए यहाँ तैयार किया हुआ है, अगर आप लेना चाहें इसको स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टॉपिक है 1813 का एक्ट, ठीक, औद्योगिक क्रांति, और ये मैं आपको भी समझा चुका है किस तरीके से ग्राफ, कच्चा माल और बाजार की जरूरत पड़ी तो उन्होंने शिक्षा धर्म में टांग अड़ाई। शिक्षा में जब अड़ाई तो क्या क्या चीजें यहाँ आपको देखने को मिलती हैं, देखने को क्या मिल रहा है, इतनी चीजें, ठीक।
ये मैंने दिखा दिया इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये नीचे दिया हुआ इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। दोस्तों अगर आपको लेना हो इसका स्क्रीनशॉट तो मैं आपको ऊपर से नीचे एक बार कर दे रहा हूं, और इस ग्राफ को दिमाग में रखिएगा, ये बहुत काम का 18-13 का एक्ट। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ले लिया? फिर इसके नीचे समझ में आ रहा है ना दोस्तों कैसे है ये ग्राफ, समझ में आ रहा है ना? सरकार के रोल को लेकर समस्या उठी, ये दो विवाद हुआ, इनमें थ्योरी आ गई, इसके प्रतिपादक लागू करने वाला कौन, फिर दूसरा क्वेश्चन उठा था तो प्राच्यवादी पाश्चात्यवादियों में, फिर इसके अंतर्गत, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। मुख्य प्राच्यवादी समर्थक कौन, फलाना फलाना, अच्छा भाई। उसके बाद कुछ काम भी हो रहे हैं जो जनार्दन टंडन के द्वारा, संस्कृत महाविद्यालय बोले तो बनारस हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हेनरी डेविड और अलेक्जेंडर डफ, इनकी चर्चा आगे भी होने वाली है। आधुनिक शिक्षा की तरफ जब जाएंगे तो भैया इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ इसको और क्लियर कर दूं, यहाँ पर आधुनिक शिक्षा पाश्चात्यवादी की तरफ कौन जा रहा है, तो ये काम हो गया। इतना चीज समझ में आया? ठीक दोस्तों, तो 18-13 का एक्ट हो गया आपका ओवर। इसके बाद 20 साल का इनको समय मिला कंपनी को, फिर से रिन्यू किया गया कि ठीक है भाई 20 साल तक व्यापार करिए, आप आराम से काम करिए। उसके बाद में फिर से क्या बनेंगे, एक्ट बनाएंगे आपके लिए। तो अगला एक्ट होगा 1833 का एक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।